नमस्कार। ये उत्तराखंड का शहीद स्मारक है जहाँ लोगों ने 22 साल पूर्व अपनी आहुति देकर इस राज्य को लिया था। आज ठीक उसी जगह उत्तराखंड की युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के लिए राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। 22 साल में उत्तराखंड सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम से जाना गया है और जहां नेताओं ने अपनी अकूत संपत्ति बनाई है और पहाड़ का बेरोजगार युवा आज सड़कों पर है। देखिए, ये हमारे शहीद हैं जिन्होंने कभी अपनी जान की कुर्बानी देकर इस राज्य को बनाया था। उम्मीद थी कि ये राज्य एक आदर्श राज्य बनेगा, एक देवभूमि बनेगी और इसमें खुशहाली आएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि उसके बाद पलायन बढ़ता रहा, तमाम करप्शन बढ़ता रहा। नेता और नौकरशाहों ने मिलकर तमाम घोटाले घपले करते रहे और आज उत्तराखंड का बेरोज़गार युवा सड़कों पर है। जिन्होंने अपने कंपटीशन के लिए तैयारियां करनी थी वो आज सड़कों पे है और सिर्फ मुश्किल से 20-60 लड़के यहाँ बैठे हुए हैं। इनके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बच्चे अपनी मांगों के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। इनके बाहर पुलिस का पहरा है, नेता धमकियाँ दे रहे हैं और तमाम जो बड़े गिरोह हैं इनके पीछे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि 22 साल में इस राज्य ने क्या खोया, क्या पाया। मैखुरी साहब जी, क्या है 22 साल का उत्तराखंड राज्य किस उम्मीद से हमने किया था और आज उसी स्मारक, शहीद स्मारक के सामने हमारी युवा पीढ़ी भूखे और पुलिस के बीच में बैठी हुई है। क्या मानते हैं इसको, क्या है ये? देखिए, जिस समय राज्य का आंदोलन चल रहा था उस समय तो ये कहा गया कि राज्य सब सवालों का जवाब है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। आज 22 साल के बाद हम देख रहे हैं कि रोजगार की जैसी लूट है, रोजगार के लूट। हमें भी यही लगा था, हम भी इसमें शामिल थे, आप भी शामिल थे। हमें लगा कि देवभूमि होगी, यहाँ के लोग ईमानदार होंगे। ये तो देश का सबसे भ्रष्ट राज्य हो गया है। रोजगार के लुटेरे सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। आज देखिए कैसी विडंबना है कि संजय धारीवाल जो पेपर बेचने का आरोपी है वो छुट्टा घूम रहा है और बॉबी कुमार जो रोजगार बचाने के लिए लड़ रहा है वो जेल के अंदर है। उसकी जमानत नहीं हो रही, उसकी ज़मानत नहीं हो रही। इससे समझा जा सकता है। और जिस तरह का पुलिस का, प्रशासन का रवैया है, इस शहीद स्मारक पर 3 दिन से लगातार नौजवानों को टॉर्चर किया जा रहा है। वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, अपनी लोकतांत्रिक बात कह रहे हैं, बहुत सामान्य उनकी मांग है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। वो कह रहे हैं CBI जांच हो, वो कह रहे हैं परीक्षाएं जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक ना हो। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे राज्य को कोई दिक्कत हो। लेकिन सरकार ने पूरे राज्य के भीतर सरकार का पैदा किया हुआ तनाव। और आप सोचिए कि नकल विरोधी एक अध्यादेश लाया गया है और उसमें पहला मुकदमा किस पर दर्ज हुआ? किसी नकल कराने वाले पर नहीं दर्ज हुआ, किसी नकल माफिया पर नहीं। एक बच्चे पे हुआ, एक बच्चे पर उत्तरकाशी के एक बच्चे के जो ये शिकायत कर रहा है कि उसका पेपर सील नहीं। तो नकल अध्यादेश नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए है या नकल अध्यादेश नकल के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के लिए है? ये क्या आप मानते हैं जिसको सरकार कहती है हमने 60 लोगों को अंदर किया है, तो ये क्या असली हैं या छोटे प्यादे हैं और बड़े बैठे हुए हैं? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो जिनको गिरफ्तार किया जो जेल गए वो बहुत छोटे प्यादे हैं, राजनीतिक संरक्षक अभी तक भी खुले हैं और इसीलिए परीक्षा दर परीक्षा सरकार पेपर आउट हो जा रहा है। सरकार ने पटवारी की परीक्षा लोक सेवा आयोग को दी, पहली बार परीक्षा कराई और पेपर आउट हो गया। तो ये चूँकि छोटे प्यादे हैं, राजनीतिक संरक्षक अभी भी खुले घूम रहे हैं। एक और वो केस आप सोचिए कितना कमज़ोर है कि नीचे की अदालतों से उनकी ज़मानत हो जा रही है आसानी से। आधे से ज़्यादा लोग छूट चुके हैं, यहाँ तक कि गैंगस्टर में भी लोग मुक्त हो चुके हैं। तो ये CBI जांच क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट, जबकि और राज्यों में छोटे छोटे केस पे CBI बुला लेते हैं?
यहाँ क्या है कि सीबीआई जांच नहीं कर रही? छोटी सी मांग है, सीबीआई को होना चाहिए। यही सबसे बड़ा इसमें रहस्य है कि सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहते, खास तौर पर ऐसे वक्त में जबकि केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है, राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार है। तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक आकाओं के, राजनीतिक संरक्षकों के फंसने का अंदेशा है। पुलिस को जिस तरह से मैनेज किया जा सकता है वैसा उसको नहीं आपको ये नहीं लगता है कि अंदर आने वाले समय में जब सीबीआई की मांग जोर पकड़ेगी तो दोनों पार्टियां जो सत्ता में रही हैं, दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी? क्योंकि सबके इसमें ये हुआ है, दोनों अंदर से चाहेंगे कि ना हो। दोनों पार्टियां एक हो नहीं जाएंगी, दोनों पार्टियां एक हो चुकी। आप देखिए विधानसभा भर्ती घोटाले में जो लोग बाहर निकाले गए हैं, परसों कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाकर के विधानसभा अध्यक्ष से मिला है, जो कह रहा है कि इनको वापस रखो नौकरी पर। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जो लोग बाहर निकाले गए हैं वो भ्रष्ट तरीके से नियुक्त हुए। हम तो कह रहे हैं कि बाकी भी जो नियुक्त हुए उनकी भी बर्खास्तगी होगी। सबसे बड़ा कल्प्रिट तो वो है जिन्होंने भ्रष्ट तरीके से उनकी भर्ती करी, जिन्होंने नियुक्ति की विधानसभा के सारे अध्यक्ष। सबसे बड़े कल्प्रिट है, सबसे बड़े अपराधी विधानसभा के वो सारे अध्यक्ष मौज में है, जिनमें से 2 इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बाकी 3 तो इसी दुनिया में हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। बल्कि उल्टा जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, जो बाहर निकाले भी गए हैं, उनकी बहाली के लिए भी विपक्ष आंदोलन चला रहा है। आप तो आंदोलनकारी हैं और बड़े आपको इनका भविष्य क्या लगता है, क्या है? देखिए, मैं ये जो नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं और पिछले 3-4 दिन से, क्योंकि मैं लगातार पहले दिन से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आस की कोई किरण है तो यही है। पिछले 3 दिन से, जब उससे पहले दिन पुलिस ने इनको बर्बरतापूर्वक पीटा और उसके बावजूद जिस शांति के साथ, जिस समर्पण के साथ ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपने आप में इस राज्य के भीतर जो यहाँ आंदोलनों का इतिहास है, उस आंदोलनों के इतिहास में एक और कड़ी ये है कि स्टेट की पूरी मशीनरी, जिस तरह से एसएसपी ने, खास तौर पर देहरादून के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार है, एक कांस्टेबल से भी गया बीता व्यवहार वो लड़कों के साथ कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी जो IPS हो गया, DIG हो गया, लेकिन उसका व्यवहार बहुत ही ख़राब है। तो उस खराब व्यवहार के सामने जो मानसिक उत्पीड़न उनका, उसके बावजूद जिस शांति के साथ ये लोग टिके हुए हैं, क्या उम्मीद की? क्या हमको ये इस पूरे आंदोलन से, इस करप्शन से ये नहीं दिखता कि इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं? क्योंकि हम शराब पी के पैसे से ऐसे लोगों को चुनते हैं, फिर वो ऐसे ही करेंगे। क्या ये उम्मीद है कि एक नया ये उभरेगा? ये तमाम सिस्टम कैसे बनते हैं? ये इन्हीं के माँ बाप हैं, इन्हीं बच्चों के माँ बाप हैं जिन्होंने इनको चुना है, और कैसे चुना जाता है उत्तराखंड सब जानता है। निश्चित रूप में जो राजनीतिक चेतना हमारे यहाँ है, वो राजनीतिक चेतना जितनी कमज़ोर है बल्कि शून्य है। और इसीलिए ये होता है कि चुनाव के समय में शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल, पलायन का सवाल सब पीछे चला जाता है। तो अगर हम बीज धर्म और जाति का लगाएंगे तो ऐसा ही पैदा जो पेड़ उगेगा, शराब और मांस का बीज अगर बोएंगे तो उस पर शिक्षा और रोजगार का फल नहीं लगेगा, उस पर न्याय इंसाफ का फल नहीं लगेगा। ये मैं लगता है तो कि सोचने की जरूरत है। बच्चे बहुत भोगी हैं, लाखों बच्चे, इनके गार्जियन को, अब तो ये भी नागरिक हैं, ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि आप कैसे प्रतिनिधि यहाँ भेजें। मूल में ये है, निश्चित बात है, मूल में ये है कि हम बड़ी पार्टियों के पीछे भाग जाते हैं, ये है वो है, और उसके बाद ये हाल होते हैं। निश्चित ही दिल्ली देहरादून के बीच में जो पुल बनाने की बात हुई, डबल इंजन की भी बात हुई, लेकिन उस डबल इंजन से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का धुआं निकल रहा है। तो ये तो विचार करने की बात है कि हम जिन लोगों को चुन करके भेज रहे हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वो हमारे भविष्य के लुटेरों के साथ जाकर के खड़े। धन्यवाद। ये है, ये तमाम चीज़ें हैं, और ये बेचारे मायूस बच्चे हैं। और देखिए, ये बड़ा आंदोलन होगा, और यही उम्मीद है कि उत्तराखंड में फिर ईमानदारी, जिसके लिए उत्तराखंड जाना जाता, ये होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।